उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है नून मीम राशिद के कलाम की खसूसियात। उनके कलाम की खसूसियात हम देखेंगे। नून मीम राशिद, उनका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद, आप शायद जानते हों। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी नून मीम राशिद की नज़्म जो है रेगे दे रोज़, जो हमारे निसाब में शामिल है। तो उस पे जो तशरीह है, जो है तशरीह तफसील से मैंने दी थी, तो मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। नून मीम राशिद के जो कलाम की खसूसियात हैं उनका आज हम जायज़ा लेते हैं कि उनके कलाम में ऐसी क्या खसूसियात थी जो उनके साथ ख़ास मखसूस थी। रमज़ियत कहते हैं इशारों में बात करना, ठीक हो गया। वो इशारों में बात करते थे। राशिद जो कुछ कहना चाहता था खुलकर इजहार करने में कई रुकावटें और पाबंदियां थीं। ज़ाहिरी बात है, मुआशरे की तरफ से पाबंदियां होती हैं, तो राशिद ने इसके लिए जो है रम्ज़ का रास्ता इख्तियार किया। मतलब शायरी में करते थे और रमज़ियत में बात करते थे, इशारों में अपनी बात कह देते थे। ऐसे सलीके से क्या किया जाए जो उसे समझना चाहे, जो गौर व फिक्र किए बगैर ना रह सके। कहते हैं ऐसे सलीके से वो बात करते थे, समझाना चाहते थे कि जो पढ़ने वाला है, कारी है, वो गौर व फिक्र किए बगैर नहीं रह सकता था। राशिद की इस सलाहियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें रमज़ियत पेश करने की ख़ास सलाहियत मौजूद थी। राशिद की नज़में ज़ंजीर उनकी गहरी और ख़ुदकुशी रमज़ियत की बेहतरीन मिसालें हैं। उनकी नज़में थीं आज़ाद नज़म के जो है नून मीम राशिद जो एक बड़े शायर थे। आज़ाद नज़में वो ज़्यादा कहते थे, काफ़िए की पाबंदी ज़्यादा नहीं करते थे। आज़ाद नज़मों की कहने की वजह से वो ज़्यादा मशहूर हुए। ये उनका नमूना कलाम हम देखते हैं। शाम से पहले ही कर देता था मैं चाट कर दीवार को नोके ज़बां से तवां, सुबह तक वो हो जाती थी दोबारा बुलंद। ये अगर हम गौर करें तो इसमें याजूज मजूज जो कौम गुजरी है उसके बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल हम आगे देखते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर जो है उनकी नज़्म के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप शेरी हवाला कोशिश करें कि ज़रूर दें, ठीक है, इतने मुश्किल भी नहीं है। मुहावरे की खामी को नज़रअंदाज करते हुए इन तीनों मिसरों में रम्ज़ की जिद्दत मिलती है। इस नज़्म का हिस्सा ज़्यादा मौसर और रमज़ियत का हामिल है, ठीक है। इसके बाद देखें हम मुहावरे की खामी को नज़रअंदाज, ये देखें आगे से ये शेर है, 2 से 3 शेर हैं हर पॉइंट में, जो आपको इसी लेके आप एक एक जो है ऐड करते जाइए। आता जाता हूँ बड़ी मुद्दत से मैं एक अशवा साजो हर्जा कार महबूब के पास, ठीक है। इतना कर ले जितना मैंने निशान लगाया हुआ है। अब यह पढ़ने वाले की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो इससे जुल्म सितम मुराद ले ले, चाहे तो मुआशी इस्तेहसाल मतलब मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, हंसी बनाना, ठीक है। मुआशी इस्तेहसाल और मुआशरती ज़िंदगियों के अलमियों से ताबीर कर ले। यही रम्ज़ की खूबी है कि पढ़ने वाला अपने मिजाज के मुताबिक इसका मफहूम समझ लेता है। जो है रमज़ियत की एक ख़ास खूबी ये है कि जो पढ़ने वाला है वो अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी जहनी वुसअत के मुताबिक इसका मफहूम समझ लेता है, जो बाज़ दफ़ा शायर के मफहूम से मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद भी हो सकता है। इसी तरह उनकी नज़्म ज़ंजीर में तह दर तह रमज़ियत मिलती है। इसी तरह जुर्रत व परवाज़ उनकी नज़्म है। आप इनकी नज़्मों को भी जहन में रखते जाएँ। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं। उनमें गैर मानूस ख्यालात के बयान और उनके पहम इजहार की भी सलाहियत मिलती है। आगे ये देखें शेर देखें उनके, आज़ाद नज़्म है। एक बार और मोहब्बत कर लूँ सही नाकाम सही, और एक जहर भरा जाम सही, मेरा या मेरी तमन्नाओं का अंजाम सही, एक सौदा ही सही आरज़ुए खाम ही सही। अच्छा जी, अगला पॉइंट है तशबीहात का इस्तेमाल। तशबीहों का जो है इस्तेमाल करते थे राशिद। तशबीह मुहावरात और इस्तारा इबारत का हुस्न होते हैं, ठीक है। अगर किसी इबारत में तशबीह है, मुहावरात है, तो हम उसका अगर हवाला देते हैं तो वो इबारत का हुस्न बन जाते हैं। राशिद का कमाल ये है कि उसने इसमें खूबसूरती और नई तशबीहात जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं। उनके जहन में शायद ये ख्याल था कि काफिया की और पाबंदी से हट जाने नज़्म आज़ाद सीधी सादी होने के अलावा बेरस और खुश्क होकर रह जाएगी। चुनांचे इस कमी को उन्होंने नई तशबीहात से पूरा करने की कोशिश की है। ये ठोस हक़ाइक़ हैं
राशिद ने इनको चलती फिरती मुतहरिक ज़िंदगी से कशीद किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी ठोस हक़ाइक़ बयान किए वो ऐसे महसूस होता है कि इंसान की चलती फिरती ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसको मुतहरिक ज़िंदगी से कशीद किया है, मतलब उससे उसका हवाला दिया है। उनमें मुशाहिदा और गहराई मिलती है। नकादों ने राशिद की शायरी को सिर्फ आज़ाद तलाज़मात की शायरी करार देने से गुरेज किया है। शेर देखते हैं हम। तेरी मैगां के तले नींद की शबनम का नज़ूल, जिससे धुल जाने को है गाज़ा तेरा। और ये भी शेर है जो आपको सही लगे। ये देखें, ये भी शेर है। जिसके आगे हेच जुराते शराब, ये सुनहरी फल ये सीमी फूल मानिद शराब। ठीक है। जिन नज़मों के हवाले पेश किए गए हैं उनमें तशबीह की नुदरत और चुस्ती लिताफ़त पैदा करते हैं और पढ़ने वाले को शायर के करीब लाने का मौजब बनती है। और ये अहम सवाल भी है नून मीम राशिद के बारे में, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए। बहुत इम्कान है कि ये सवाल पेपरों में आ जाए नून मीम राशिद के बारे में। जिद्दत और तरक्की पसंद मज़ामीन। राशिद का दौर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के अरूज का दौर है। ये अंजुमन अगरचे कई अच्छे मकासद रखती थी, मगर जब उसकी महबार इंतहा पसंदों के हाथों में आ गई तो उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया और नतीजा ये निकला कि इंतहा पसंदों को मनमानी करने का मौका मिल गया और अतदाल पसंद लोग उससे दूर होते चले गए। कहते हैं उस ज़माने में ऐसी नज़में भी लिखी गई जिनमें आज़ाद ख्यालात और मादर पिदर का इजहार किया गया। सब समाजी बुनियादों को मुज़हका खेज़, मतलब समाजी जो बुनियादें थीं, जो माशरती जो बुनियादें थीं, उनका मुज़हका खेज़ करार दे। मुज़हका मतलब उस पर हंसी मजाक बनाकर करार दिया गया और खुदा और मज़हब के तसव्वुर का मजाक उड़ाया गया उनके दौर में, इसलिए जल्द ही मातूब करार पाए। और राशिद के बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो ऐसी बात कर जाते थे कि लोग उनको बाज़ औक़ात कहते थे कि वो मुसलमान ही नहीं थे, ऐसी वो मतलब बातें कर जाते थे। और उनकी वसीयत थी कि भाई मुझे मरने के बाद जो है मेरी जो है लाश है उसको जला दिया जाए, मुझे दफनाया ना जाए। इस किस्म के उनके बारे में बातें हैं और वाकई उनको जो है दफनाया नहीं गया था जिस तरह आम मुसलमानों हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन उनको फिर उनकी लाश को जला दिया गया था उनकी वसीयत के मुताबिक। राशिद के कलाम में वो ज़हनी रुझान कहीं कहीं मिलता है जो तरक्की पसंदों की अलामत है, मगर ये रंग कहीं कहीं झलकता है। उसे देखकर हम ये नहीं कह सकते थे कि राशिद भी तरक्की पसंद शायर था, मगर हमें राशिद के बारे में बाज़ नज़रियात से शदीद किस्म का इख्तलाफ हो सकता है। वाकई जब हम पढ़ते हैं तो हमें इख्तलाफ होता है। राशिद ने भी ऐसी बहुत सी नज़में लिखी जिनमें रवायत, तसव्वुफ़ और मज़हब के जामिद तसव्वुरात का मजाक उड़ाया है, मतलब मज़हब का मजाक उड़ाया है उन्होंने। कौन जाने वो शैतान ना था, बेबसी मेरी खुदावंद की थी। अब देखें नाउज़ुबिल्लाह कैसी कैसी बातें कर। ये देखें, ये है मिटा हुआ नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है खुदा का जनाजा लिए जा रहे हैं फरिश्ते। नाउज़ुबिल्लाह, खुदा का जनाजा लिए जा रहे हैं फरिश्ते, उसी साहिर बेनिशा का जो मशरिक़ का आका है मगरिब का नहीं। भाई ये क्या बात हुई? अल्लाह खुदा ताला तो पूरे जहान का मालिक है, ये बात तो बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, हर मुसलमान जानता है, इस बात पर यकीन रखता है। पता नहीं इस बात के पीछे उनके। बहरहाल अगला उनका पॉइंट देखते हैं। हैयत के तजर्बे करते थे और तकनीक। राशिद वो शायर हैं जिसने सबसे पहले शायरी की रिवायती पाबंदियों को खैरबात कहने की जुर्रत की थी। सदियों पुरानी इस रवायत को तोड़ना एक मुश्किल काम था। इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन से पेड़ अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। कोई शख्स जब भी ज़िंदगी के किसी शोबे में पुरानी रवायतों से हटकर चलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे बदराह होने का ताना दिया जाता है कि यह रवायत से हट गया। नई चीज़ को आम लोग आसानी से कबूल नहीं कर पाते। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि अगर कोई फ़न है या कोई चीज़ है या उसमें कोई भी चीज़ है, उसमें एक नए तरीके से उसको मुतारिफ़ कराने की कोशिश करता है इंसान, तो लोग उसको आसानी से कबूल ही नहीं कर पाते। यही मामला आज़ाद नज़्म के साथ भी हुआ और कई तंज़ मज़ाक लिखने वालों ने उसकी पैरोडियाँ भी लिखी, मतलब उसके मजाक में शायरी की गई। मगर मुस्तकिल मिजाजी एक ऐसी चीज़ है जिससे कई मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा, मगर इतनी बात आसान नहीं।
कोटेशन ऊपर वाली आप छोड़ दें, पर आप ये देखें, मगर बात इतनी आसान नहीं। राशिद की नज़मों पर सबसे पहले यही लेबल लगा कि उनका अबलाग नहीं होता, और ये मबहम है। मबहम मतलब छुपी हुई हैं। मुख्तलिफ लगातों ने उनके बारे में मुख्तलिफ राय दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इल्ज़ामात की बारिश कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि रवायत से मुनहरिफ पहला शायर जो है राशिद को तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने जो हैयत के और तकनीक के तजर्बे किए और जो उन्होंने नयापन एक पेश किया उसको तस्लीम कर लिया गया। बहुत से शोरा कराम ने राशिद के अंदाज़ में नज़में लिखना शुरू कर दी और आज उर्दू अदब में छपने वाली नज़मों की 90% कुतब में ज़्यादातर आज़ाद नज़में ही होती हैं। और ये सबूत है इस बात का कि राशिद ने अपने वक्त से 50 साल बाद की बात सोची थी। शम्मा के साये से दीवार पर महराब सी है। अच्छा, हैयत के तजर्बों में उनकी एक मिसाल देखते हैं। वो कहते हैं, सोचता हूँ मोहब्बत है जवानी की खिज़ां, उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, नुखत व नूर से लबरेज निज़ारों के सिवा, सब्ज़ा ज़ारों के सिवा और सितारों के सिवा। जिनसी मामलात पेश करते थे राशिद के कलाम में जिनसी जज्बात के इज़हार के हवाले से 2 नज़रिए पेश किए जाते हैं। एक तो ये कि राशिद के नज़दीक जिन्स इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कदर है। राशिद कहते थे कि जो जिन्स है, मुखालिफ जिन्स है, ये जो जिन्स है इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कदर है। इसी फ़लसफ़े को फ्राइड ने भी बयान किया। वो तमाम आमाल व अफ़आल और किरदार की तश्कील में बुनियादी अंसर जो है जिन्स को करार देते हैं। बकौल अज़ीज़ अहमद अज़ीज़ ने राशिद का ज़िंदगी के हक़ाइक़ से फ़रार भी करार दिया है कि वो राशिद कभी कभी नून मीम राशिद के बारे में मतलब वो ज़िंदगी से फ़रार चाहते थे। फ़रारियत उनमें एक आ जाती थी कि राशिद जब कशाइश हयात से तंग आ जाता है तो वो जिन्स में पनाह लेता है। जब वो ज़िंदगी से फ़रार चाहते थे तो जो जिन्स है उसमें, जो मुखालिफ जिन्स है उसमें पनाह लेना शुरू कर देते थे। दूसरा नज़रिया ये है कि राशिद के ख़्याल में इंसानी ज़िंदगी में जिन्स की अहमियत बहुत ज़रूरी है, मगर फ्राइड की तरह जो है जिन्स की बुनियादी कदर करार नहीं देता। राशिद की शायरी पर बात करते हुए हमें ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए, किसी एक पहलू को राशिद की पूरी शायरी के तनाजुर में देखना चाहिए। राशिद की शायरी में कोई एक पहलू नहीं है कि एक पहलू को उठा के बैठ जाए और उनकी शायरी को परखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हैयत के तजर्बे, तशबीहात का इस्तेमाल, रमजियत, इशारों में बात करना, आज़ाद नज़्म, मुख्तलिफ हैयतों के तजर्बे उन्होंने किए, बहरहाल ताकि किसी नतीजे पर पहुँचा जा सके। और अगर हम पूरी शायरी पर गौर करें तो राशिद ना जिन्स पसंद नज़र आता है और ना ही फरारियत पसंद। ये सिर्फ राशिद की शायरी का पहलू ज़रूर है। आगे से है, अज़ीज़ अहमद ने नून मीम राशिद के बारे में लिखा है। बहरहाल आप ये रहने दें कोटेशन, इसमें आप ये दें, इसका हवाला दें उनकी शायरी का। इंसान के है वहमों का प्रस्तार अभी, हुस्न बेचारे को धोखा सा दिए जाता है। ठीक है, ये आप शेर का हवाला दें और ज़रूर दें। और आगे से कहते हैं और हाँ, ये आप ये भी शेर ऐड कर लिए, आसान सा शेर है। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ। अब यहाँ पर देखें इस शेर में, इस नज़्म में जो है आज़ाद नज़्म में कह रहे हैं नून मीम राशिद ज़िंदगी से फरारियत भी उनकी नज़र आ रही है और वो जिन्स में सहारा लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरी हम रक्स मतलब मेरे साथ रक्स करने वाली, मुझको थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर ज़िंदगी के फ़रार के बारे में बात हो रही है। ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ, अहदे पारीना का मैं इंसान नहीं, बंदगी से इस दरो दीवार की हो चुकी हैं ख्वाहिशें बेसूदो रंगे नातवां। जिस्म से तेरे लिपट तो सकता हूँ, जिस्म से तेरे लिपट तो सकता हूँ, ज़िंदगी पर मैं झपट सकता नहीं। ठीक है, ये आप ज़रूर याद करें। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ हकीकी ज़िंदगी मज़ाहिर फ़रार की दावत देते हुए नज़र नहीं आते हैं, बल्कि इंसान की बेकसी और बेचारगी का नुहा बनकर नमूदार होते हैं। उसकी ज़ेरी सतह पर हल्की फुल्की तंज भी महसूस होती है। आगे से कहते हैं, तेरे इन होंठों के एक लम्से जनू अंगेज से छा गया है 400, चांदनी रातों का नूरे बेकरां, कैफी व मस्ती का वफूरे जादवां। अबहाम था उनके शायरी में, जैसे एहाम गोई हमने पढ़ा है, एहाम गोई सवाल भी मौजूद है।
तो मैं वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ कोई सवाल है, अगर आपको मुश्किल लगती है तो वो आपको आसान लगेगी, तो आप वो सवाल ज़रूर देखिएगा। अबहाम कहते हैं शक में डालना, शक में डालने वाली बात करना, दो बातें करना। इबहाम का लफ्ज़ इल्ज़ाम जो है नई नज़्म पर बड़ी आसानी से लगा दिया जाता है। बाज़ दफ़ा शायर की अलामात इतनी मुबहम मतलब छुपी हुई मतलब ज़ाहिर नहीं होती और ज़ाती हो जाती हैं कि पढ़ने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता। अगरचे डॉक्टर वज़ीर आगा के अल्फाज में नई नज़्म से हमें एक तो ज़्यादा तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो कारी की ज़हनी सतह पर कुछ हरकत और इर्ताश पैदा करने में कामयाब हो जाए तो नज़्म कामयाब है। डॉक्टर वज़ीर आगा कहते हैं कि अगर कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, कारी की अगर जो ज़हनी सतह है, उसकी ज़हनी सतह जो है उसमें एक थोड़ी सी हरकत और इर्ताश पैदा होती है। हरकत और इर्ताश मतलब उसमें कोई सोच पैदा होती है, उसमें उसको कुछ समझ आती है और इसमें वो कामयाब अगर हो जाता है तो नज़्म कामयाब है। नज़्म लिखने का मकसद कामयाब हो गया। कहते हैं कि राशिद के दौर से लेकर आज तक आज़ाद नज़्म बहुत सा सफ़र तय कर चुकी है। इस तरह से कारी को कुछ ज़हनी तरबियत भी हो चुकी है। राशिद की मज़मूमात में अब भी अक्सर अबहाम की शिकायत की जाती है और ये शिकायत इतनी बेजा भी नहीं है। राशिद की फरारियत, आमतौर पर राशिद के कलाम पर फरारियत का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मतलब फरारियत मतलब भागना, मतलब पीछा छुड़ाना किसी चीज़ से, या ख़ास तौर पर ज़िंदगी से पीछा छुड़ाना। उनके बारे में कहा जाता था कि वो ज़िंदगी से पीछा छुड़ाते हुए महसूस होते थे अपनी शायरी में, जो कि उनकी नज़मों के मुताले के बाद हक़ के बजानिब दिखाई देता है। उदासी, मायूसी और गुरेज उन नज़मों में बहुत नुमाया है। चुनांचे राशिद किसी नई हस्ती की तरफ निकल जाने का अमल अपनी अक्सर नज़मों में दिखाते हैं। अनजाने रास्तों या मंजिलों की तरफ सफ़र करने के लिए उनका दिल हमेशा तड़पता रहता है। वो हिजरत करने को बहुत बेचैन नज़र आते हैं। शेर देखते हैं। मुझको है अब तक तिलाश ज़िंदगी की ताज़ा जौलान गाह से, और बेजारी सी है ज़िंदगी के कोहनाए आहंग मुसलसल से मुझे, सरज़मीने ज़ीस्त की अफसुर्दा महफिल से मुझे। ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी। राशिद इस तरह यास के वीरानों में उतरते हुए महसूस होते हैं। यास मतलब नाउमीदी। यहाँ उतर जाऊँगा मैं यास के वीरानों में और तबाही के निहा खानों में, ताकि हो जाए मुहैया आखिरी हद तनज़्ज़ुल ही की एक दीद मुझे। फिर आगे से वही शेर आगे जो हमने ऊपर पढ़ा, है मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ। ठीक हो गया। राशिद की इस नज़म को उनके करार के सबूत में पेश किया जाता है, मगर असल में हमें उसमें एक एहतजाज मिलता है। बज़ाहिर ज़िंदगी से भाग कर किसी के बाजुओं में पनाह लेना और ज़िंदगी पर ना झपटने का हौसला रखना फरारियत है, लेकिन राशिद ने उसके ज़रिए ज़िंदगी की कड़वी हकीकतों की अक्कासी भी तो की है। डॉक्टर आफ्ताब अहमद लिखते हैं कि वरना जाहिर है कि ज़िंदगी से भागकर रक्स की गर्दिश में पनाह लेने की ख्वाहिश बज़ात खुद एक सतही हरकत है। राशिद जैसा संजीदा शायर उसे बतौर एक फरार के तौर पर कभी कबूल नहीं कर सकता। फरार बल्कि वाकई फरार होता है, उसकी जो है पंच मुख्तलिफ होती है। ठीक हो गया। आगे से वो कहते हैं, मेरे महबूब जाने दे मुझे उस पार जाने दे, अकेला जाऊंगा और तीर की मानिंद जाऊंगा, कभी इस साहिल वैरां पर मैं फिर ना आऊँगा। ठीक है। डॉक्टर आफ्ताब अहमद के इस बयान से नतीजा निकालना आसान है। किसी भी शायर की 2-4 नज़मों को सामने रखकर उस पर फरार का फतवा लगाना दुरुस्त नहीं। मुमकिन है कि किसी ख़ास नज़म की तख्लीक के वक्त उनकी ज़हनी कैफियत जो है फरारियत की तरह माइल हों कि वो ज़िंदगी से फ़रार हो रहे हों। ज़ाहिर सी बात है, इंसान का जो दिल हर वक्त एक खाने में थोड़ी रहता है, मुख्तलिफ मिजाज इंसान रखता है। या हो सकता है किसी वक्ती परेशानी में वो फंसे हुए हों और उन्होंने फरारियत की कोई राह निकाली हो अपनी शायरी में, जिससे उसके अंदर फरारी जज्बे पैदा हो गए हों। राशिद जैसे शौरा के यहाँ अगर मनफी फरार हो कोई शेर या नज़म भी मिलती है तो उसे राशिद की वक्ती ज़हनी कैफियत ताबीर करना चाहिए। वो वक्ती एक मिजाज का होता है, उतार चढ़ाव, हर वक्त मिजाज एक सा नहीं रहता हो। ना शायर हर बात या हर मौजू पर शायरी करता है, एक मौजू को नहीं लेकर बैठ जाता कि राशिद की पूरी शायरी पर फरारियत का लेबल लगा देना चाहिए। ये बात दुरुस्त नहीं है। दाखिलियत और खारजियत। दाखिलियत भी बुनियादी तौर पर एक किस्म का फरार ही है। दीगर हसास आदमी और शायर मुआशरे में मिसफिट होते हैं। कहते हैं शायर जो है वो अपने मुआशरे के हसास लोग होते हैं, या यूँ कह लें कि वो लोग अपने आप को मुआशरे में एडजस्ट नहीं कर पाते
और यूं उनमें अक्सर फ़रार की राह इख्तियार करते हैं, मगर फ़रार का हर किसी का अपना एक ज़रिया होता है। कुछ तो शराब नोशी और नशे जैसी लानत में अपने आप को गुम कर लेते हैं, जैसे गालिब, सागिर सदीकी और अख्तर शिनानी। मतलब ज़िंदगी से फ़रार कुछ लोग शराब की सूरत में, नशे में रहना, दुनिया से गुम हो जाना वगैरह, और कुछ गैर फितरी अफ़आल मबनी इनराफ को अपना लेते हैं, मसलन मीर तकी मीर और मीराजी। और कुछ लोग उस आलम में खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ज़िंदगी से फ़रारियत के भी हर किसी के अपने अंदाज़ हैं। फ़रार का एक तरीका दाखिलियत का है, जिसमें शायर अपने आप को गुम कर लेता है। उसे दुनिया और माफियत से कोई गर्ज नहीं। राशिद के कलाम में भी हमें फ़रार का यही रुझान मिलता है। मतलब उनको दुनिया से कोई गर्ज नहीं थी, वो शराब नोशी तो नहीं करते थे, मगर उनके यहाँ दाखिलियत के साथ जो है खारजियत भी इस अंदाज से मौजूद है कि वो दोनों एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। दरअसल राशिद हसास इंसान के तौर पर अपने ज़माने के माशरती और समाजी मसाइल से अलग भी नहीं रह सकते थे। वो इनकलाब के सपने यकीनी तौर पर देखते थे, और मगर उसके साथ ही उनके अंदर का जो दूरबीन था, उनको शख्सियत उन्हें अपनी दाखिलियत की तरफ माइल करती थी। लिहाजा उन्होंने इस तरह की नज़में भी लिखी जिसमें दाखिलियत के साथ खारजियत भी नुमाया तौर पर नज़र आती है, और इसके साथ मायूसी और यासियत की जो है तय भी बुरी नज़म पर छाई हुई है। शेर देखते हैं। सुलेमा सर बेजानू और सबाह वैरा, सुलेमा सर बेजानू तुरशरो गमगी परेशान हो। अच्छा, आप इस शेर को छोड़ें, ये बल्कि सारे छोड़ दें, ये आपको शायद मुश्किल ही याद हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, इस किस्म की नज़मों से राशिद आप यहाँ से करें, यहाँ से राशिद के यहाँ फ़िक्री अंसर का तह दर तह मिलता है। राशिद की शायरी हयात और समाज के हकीकी मसाइल से बहस करती हुई नज़र आती है, और यही वजह है कि राशिद के कलाम में तशकीक भी नज़र आती है। राशिद की शायरी में ना तो ज़िंदगी से बेजारी और कुताहट मिलती है, ना ही वो कायनात और इंसानों से मायूस नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो फ़रारियत उनकी नज़मों में, शायरी में नज़र आ रही है। बेजारी और फ़रार के जो नासिर राशिद की इब्तिदाई नज़रों में उभरे थे, वो बाज़ खुशगवार जज्बी हम आहंगी से बदल हो गए हैं। अगला पॉइंट है, समाजी ज़िंदगी की अक्कासी करते थे। राशिद की शायरी का एक अंसर था, बहुत बड़ा अंसर था कि वो समाजी ज़िंदगी की अक्कासी किया करते थे। राशिद की कलाम की एक खसूसियत यह है कि वह समाजी हालात को तब्दील करने के ख्वाहिशमंद थे। ठीक हो गया, मतलब एक इनकलाबी सोच भी रखते थे, मगर उनकी नज़मों से उनकी बेबसी ज़ाहिर होती है। इज्तिमाई ज़िंदगी में आसूदगी सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब इन तल्ख हालात को खुशगवार हालत में बदल दिया जाए, लेकिन उनमें हालात को बदलने पर वो कादिर नहीं है। उनके यहाँ 20वीं सदी की बैनुल-अक़वामी कशमकश, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल जो भी होंगी, उस वक्त नौजवान नस्ल को किस तरह मुतासिर किया, और राशिद की नज़मों में ख़ास कर नुमाया है। मतलब उन चीज़ों का भी उन्होंने अपनी नज़मों में ज़िक्र किया था। ठीक है, लेकिन 20वीं सदी के इंसान के चेहरे से उस नाहमवारी से खुशी छीन ली है। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक जब कोई जज्बा इजहार नहीं कर पाता तो इंतकाम की सूरत में वो एहतजाज की सूरत में ज़ाहिर होता है। ठीक है, इस तरह राशिद की जो नज़म है उसमें इंतकाम में जहाँ एक नौजवान की जिन्स ज़दगी मिलती है, वहाँ समाजी हालात से तंग आ गए हुए इंसानों का रद्द अमल भी मिलता है। अब आगे इनका शेर का हवाला देखें। कहते हैं, अजनबी औरत का जिस्म मेरे होंठों ने लिया था रात, जिससे अरबाबे वतन की बेबसी का इंतकाम वो बरहना जिस्म अब तक याद है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि हाँ, और ये हम देखते हैं कि और एहसास की सूली पर चढ़ा हुआ इंसान जो है उनकी शायरी में ज़रा जो शायर के अपने वतन में मौजूद है। राशिद की बात बेशक फ़ौरन समझ में ना आए, मगर गौर व फिक्र के बाद जब हम उसका इदराक हासिल होता है, इदराक मतलब समझ बूझ, जब हमें समझ आती है तो हम अपने आप को राशिद के जज्बा हसार में घिरा हुआ पाते हैं। कि जब हमें समझ आती है तो हमें राशिद साहब की जो है बातें समझ आने लगती हैं। आगे से कहते हैं, देख बाज़ार में लोगों का हजूम बेपनाह सेल के मानिंद रवां। कहते हैं, बाज़ार में लोगों का हजूम देखे बेपनाह सील के मानिंद रवां, जैसे जिन्नात बयाबानों में मिशलें लेकर सरे शाम निकल आते हैं। उनमें मुफलिस भी हैं, बीमार भी हैं, ज़ेर इफ़लाक मगर सितम से जाते हैं। कहते हैं, उनमें मुफलिस भी हैं, बीमार भी हैं, ज़ेर इफ़लाक मगर सितम से जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो नून मीम राशिद की कलाम की खसूसियात है वो समझ आई होंगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला जो सबक है वो आप उससे ले सकें। अल्लाह हाफिज़।